हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। यदि आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए इस क्लास पे क्लिक किए हैं तो इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में सीएचएसएल का पूरे पेपर का सलूशन करेंगे। तो आप जानते हैं कि सीएचएसएल का पेपर 12 नवंबर से शुरुआत होने जा रहा है। तो आज की इस क्लास में 12 नवंबर का रामबाण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, वो भी जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, यानी पूरे पेपर का सलूशन देखेंगे। जिस तरह से हमेशा सीएचएसएल के पेपर में चारों विषय के सवाल आते हैं, तो चारों विषय के सवाल आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यही 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप पहली बार में सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं किस लेवल का सवाल हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, तो आज की इस क्लास में उसी लेवल और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन अपने शिफ्ट से पहले अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लीजिए, एक एक प्रश्न तराशा हुआ है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। और आप सभी का टारगेट पूरे 50 के 50 रहने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते रहेंगे उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को रट्टा जरूर लगा लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? बताइए, भारत का कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? जैसे सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, ये स्थित है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है, ये भी आपका यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। जंतर मंतर जो जयपुर वाला है, ये भी शामिल है। लेकिन जो जंतर मंतर नई दिल्ली वाला है ना, ये शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में से किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? बताइए, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में से किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? तो याद रखिएगा, वाडियार का। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मुगल शासन के दौरान पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम कहा जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सेवन समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, सेवन समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना एपीवाई निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक, डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? बताइए, भारत सरकार की अटल पेंशन योजना निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक, डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो याद रखिएगा 18 से 40 वर्षों के लिए। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल पहला है वो किससे संबंधित है? तो संघ का नाम और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? ये करंट अफेयर के सवाल है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की 2011 की जनगणना कर आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदू और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो याद रखिएगा ईसाई धर्म है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
न्यायालय की अवमानना किस अधिनियम में पारित किया गया था? न्यायालय की अवमानना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? याद रखेंगे 1971 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहां का गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए। प्लस आपका एग्जाम किस डेट को है, अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हमें आपको क्लास प्रोवाइड करनी है। ओके मेरे दोस्त, ठीक है, तो सभी लोग अपना एग्जाम डेट हमें क्लियर करा दीजिएगा। देखिए, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? याद रखिएगा संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लवड़ी और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप से थूर, रेह, कलर और किस मृदा के रूप में जाना जाता है? लवड़ी और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप से थूर, रेह, कलर और किस मृदा के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऊसर मृदा के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बताया, अब बताइए भाग पहला किससे संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा संघ और उसके क्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी मिलती है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? बताइए, इनमें से मोलस्का संघ का एक उदाहरण कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, जो ऑक्टोपस होते हैं ना, ये मोलस्का संघ के एक एग्जाम्पल होते हैं। प्लस जो टिड्डी होते हैं, झींगा होते हैं, बिच्छू होते हैं, ये तीनों मेरे दोस्त आर्थ्रोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं टिड्डी, झींगा, बिच्छू। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हैं? कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं? तो 4 राज्यों की। ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। 4 राज्य कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है और एक आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये सभी 4 राज्य किनसे जुड़े? और एक पंजाब का भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो याद रखिएगा दीवाने अर्ज था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी याद रखिएगा इस बार आपका पेपर बहुत ही शानदार बनने वाला है, आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहने वाला है, कट ऑफ भी हाई जाने वाला है, क्योंकि इस बार भाई लगभग 30 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो किन दशक के भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? बताइए, कितने तक के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे 1951 से लेकर 1981 तक के दशक को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया था? हमेशा याद रखिए एसएससी कभी करंट अफेयर के सवाल नया नहीं पूछता है, 1 साल पहले का डेटा देकर पूछेगा। नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नीना प्रसाद को। ऑप्शन ए यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? नर्मदा है, कृष्णा है, महानदी, लेकिन अलकनंदा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। पावलकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? बताइए, पावलकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? तो मिजोरम राज्य का है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो राउत किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाइका की बात करें तो झारखंड का है, चारू सीजा की बात करें मणिपुर का है, मटकी तो आप जानते हैं कि एमपी का है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, 25 नंबर। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? जो एगमार्क एक्ट है भारत में कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा 1937 में। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए? बताइए दोस्त मेरे, किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए थे? तो नरसिम्हम समिति ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। खनिज और इसकी साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? खनिज और इसकी साइट के संबंध में कौन सा जो युग्म है वो गलत है? जैसे लॉ एस्क बेलाडिला रॉन्ग है, तो कौन सा गलत है? लॉ एस्क बेलाडिला बिल्कुल ठीक है भाई। सिल्वर जावर ठीक है। कोल झरिया। बॉक्साइट खेतड़ी के लिए नहीं है भाई, सोना के लिए होता है। खेतड़ी राजस्थान में जो स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए मेरे दोस्त, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। जैसे देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। द स्पीच यू मेड टूडे वाज सिलियर एंड इररेलेवेंट। मतलब बताइए, द स्पीच यू मेड टूडे वाज सिलियर एंड इररेलेवेंट, यानी आज आपने जो भाषण दिया ना वह मूर्खतापूर्ण और अप्रासंगिक था। बताइए, तो इसमें भाई ना सिलियर एंड जो आपका इररेलेवेंट वो गलत है, क्योंकि भाई जानते हैं सिलियर एक कॉम्परेटिव फॉर्म है जो तब उपयोग है जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है, और इररिलेवेंट के साथ इसे ठीक नहीं जोड़ा गया है। सिलियर हमेशा याद रखिए तब उपयोग होता है जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है। इररिलेवेंट के साथ तो जोड़ना ही ठीक नहीं है भाई। सही जानते क्या होगा? सही सीली होगा। क्या होगा? सीली होगा, क्योंकि भाई दोनों एडजेक्टिव समान रूप में होना चाहिए। ओके, सीलिएस्ट की बात करेंगे सुपरलेटिव फॉर्म होता है। सीली बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ओके, मोर सीली तो भाई यह भी कॉम्परेटिव, लेकिन सीलियर ज्यादा, सीली ज्यादा ठीक है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सीली एंड इररिलेवेंट, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिलीगेंट। डिलीगेंट का मतलब जानते हैं मेहनती, परिश्रमी होता है। लेजी होगा क्या? समानार्थी शब्द नहीं। इंडस्ट्रियस होगा भाई। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल मेहनती, परिश्रमी। नॉइसी मतलब जानते कि शोर मचाने वाला। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। भाई 4 सवाल एक ही शिफ्ट में एंटोनिम का पूछा जाता है CHSL Tier 1 के पेपर में। मर्सीफुल का मतलब दयालु जो होता है, रहम करता है जो, जैसे कनिंग का मतलब चालाक होता है, और मिल्ड का मतलब नरम, किसी चीज को मिल्ड हम लोग कर देते हैं। क्रूअल, तो भाई जैसे मर्सीफुल का मतलब दयालु रहम, तो इसका उल्टा क्या होगा, निर्दयी होगा, यानी क्रूअल हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैजिकल मतलब जादुई होता है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट हैज द सेगमेंट विथ अ ग्रामेटिकल एरर। सी लर्नड हाउ टू प्ले अ पियानो व्हेन सी वाज इन अ क्लास 6। बताइए, जब वह 6ठी कक्षा में थी तभी भाई उसने पियानो बजाना सीखा। भाई याद रखिएगा, ये पियानो गलत है भाई। ये पियानो कहाँ से आ जाएगा, जैसे प्ले अ पियानो कैसे होगा, क्योंकि भाई पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ ए नहीं लगता है भाई, ए के साथ ए नहीं लगता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ये कभी नहीं लगता है। हाउ टू प्ले पियानो केवल होगा, ठीक है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा हाउ टू प्ले अ पियानो रॉन्ग है मेरे दोस्त। यही खंड, ये पूरा खंड रंग आपका हाउ टू प्ले अ पियानो क्या होगा, हाउ टू प्ले पियानो केवल होगा। ओके मेरे दोस्त, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सी ऑलवेज वियर बिजारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉज। बिजारे का आपका राइट स्पेलिंग बताना है। बताइए, बिजारे मतलब जानते हैं विचित्र होता है, बिजारे मतलब विचित्र होता है, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है मेरे दोस्त, बिजार, BIJAAR होता है, BIZAAR होता है, यानी बी ऑप्शन बिजारे। एक सेकंड में दोस्त, बिजारे, बिजारे पूछ रहे हैं भाई, ऑप्शन ए होगा भाई, BIZAAR होता है, कंफ्यूज भाई, सॉरी, बिजारे का मतलब होता है विचित्र। ओके मेरे दोस्त, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए मेरे दोस्त, गलती नहीं करेंगे, सही करिए यहीं पर तुरंत। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब किसी के अधिकार को दूसरे को हस्तांतरित करने का कार्य। भाई किसी के अधिकार को किसी दूसरे को दे देना, इस काम को क्या कहते हैं बताइए। क्या मेडियरी बोलेंगे, यानी मध्यस्थ। मेडियरी का मतलब मध्यस्थ होता है, एजेंसी तो होगा नहीं, जिसे अधिकार सौंपा गया हो। ये असाइनी का मतलब क्या होता है, जिसे अधिकार सौंपा गया हो। और डिलीगेशन है मतलब प्रतिनिधि मंडल, तो यही क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि मंडल हो जाएगा। यानी किसी के अधिकार को दूसरे को हस्तांतरित करने का कार्य, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि मंडल, यानी डिलीगेशन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्या बनेगा राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। द जज डिक्लेयर्ड दैट द रेड कार वेंट देन द ब्लू कार। न्यायाधीश ने घोषणा की कि लाल कार नीली कार से आगे चली। यानी भाई हमने आपको क्या बताया, जब डिस्टेंस की बात आ गया, किसी डिस्टेंस कोई दूरी कवर हो रहा है तो फर्दर हमेशा लगता है। हमेशा याद रखिए, कभी भी मेरे दोस्त सवाल में आप सभी से पूछ दे कोई डिस्टेंस के बारे में, यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी क्लिक किया, यदि ऑप्शन में फर्दर है तो वही आप टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा, आपका सही हो जाएगा। फर्दर का उपयोग भाई फिजिकल डिस्टेंस के लिए होता है, यह एक कॉम्परेटिव फॉर्म होता है, समझे आप लोग। ठीक है, तो बी ऑप्शन फर्दर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है बताइए। ओकेजन, ओकेजन ठीक है, ओकेजन का राइट स्पेलिंग OCCASION होता है। ओकेजन मतलब कोई अवसर हमारे लिए आता है। एकोमोडेट, समायोजित, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, ACC होता है पहले तो, ACCOMMODAT होता है। एकोमोडेट मतलब समायोजित करना, इसमें देखिए ACC नहीं दिया है तो ये रॉन्ग है। इम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी, EMBARRASS, देखिए ये ठीक है भाई। इम्बेरसमेंट का करेक्ट स्पेलिंग दिया है।
रिसीव जिसे आप प्राप्त करते हो उसका राइट स्पेलिंग क्या लिखते हैं आप लोग? RECEIVE, यही है क्या भाई? ये भी देखिए बिल्कुल ठीक है, यानी डी ऑप्शन भी ठीक है। ओके, याद रखिएगा 39 का आपका सी और डी दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मुहावरा बताइए। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब किसी निजी स्वार्थ के लिए जो काम करता है। एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि भाई मुहावरा के अर्थ में हम देखेंगे तो किसी निजी स्वार्थ के लिए जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बिटर हॉसल बोलेंगे? नहीं भाई, बिटरली हॉस नहीं, शत्रुतापूर्ण नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन, यानी कि एक स्वार्थी कारण रखना जो कार्यों को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? कोर्स, कोर्स अलग गलत है भाई। नेसेसरी ठीक है, कंसिडर्ड ठीक है, पर्सनल ठीक है। कोर्स का स्पेलिंग क्या होता है? COURSE होता है, कोर्स, है ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42 सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। भाई सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? विल या शैल के साथ क्या होता है? बेस वर्ब का प्रयोग होता है कि नहीं? तो आई विल लव, आई विल लव ऑप्शन है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए विल या शैल के साथ क्या होता है? बेस वर्ब का प्रयोग होता है कि नहीं? आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। इवासिव, टाल मटोल करने वाला। इवासिव का मतलब जानते हैं? जो टाल मटोल करता है। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है। इल्यूसिव का मतलब छिपा हुआ। ट्रूथफुल मतलब जो सत्यवादी होता है। चैओटी का मतलब अव्यवस्थित। लेकिन हमसे इवेसिव पूछा, इवेसिव का मतलब टाल मटोल करना, यानी ट्रूथफुल यानी सत्यवादी जो होता है भाई, उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 5 संख्याओं का औसत 62 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 52 है, तो तीसरी संख्या क्या है? ये मैथ के सवाल है। 5 संख्याओं का औसत 62 है, यानी 5 गुणे 62 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 छक 30 एक 31, 310। पहली 2 संख्याओं का औसत 48, यानी पहली 2 संख्याओं का औसत 48 है, यानी 48 दूना 96। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत 52 और फिर अंतिम 2 संख्याओं का औसत 52, यानी 104 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है? तीसरी संख्या क्या होगा? क्या होगा मेरे दोस्त? पहले 96 और 104 को जोड़ दिया जाए, कितना होगा? 200 होगा। और इस 310 में से यदि हम 200 को माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरी संख्या निकल जाएगा। 310 में से 210 को कम करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी तीसरी संख्या क्या होगा? 110, यानी डी ऑप्शन। तो 44 का मेरे दोस्त डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हो रहा है बताइए? मैथ के सवाल में तो भाई किसी प्रकार डाउट आनी नहीं चाहिए, क्यों मेरे दोस्त? अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 120, 200 और 225 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करिए। 120, 200 और 225 का बताइए दोस्त मेरे। भाई जब इसका एलसीएम निकालने चलेंगे 200, 120, 225 का तो कितना आएगा बता सकते आप लोग? तो साथ ही हम 5 से अगर डायरेक्ट काटे तो देखा जाए एक बार 120 कितने बार में करेगा? 22 बार में कर सकता है क्या? 5 दूना 10, 5 दूना 22, 5 120 होता है। नहीं सर भाई 24 बार में होता है ना। 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, 24 बार में। और ये कितने बार में? 40 बार में। ये कितना बार में भाई? 5 दूना 10, 25 5 125 होता है। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 50 25, 45 बार में। फिर मेरे दोस्त यदि हम इस बार 2 फिर 5 से काट लेते तो 24, 5 और 40, 5 9 45। अब देखिए फिर अभी अब 2 से काटते हैं ना। 12 दूना 24, 2 चौका 8, 9 नहीं जाएगा। फिर देखिए 2 छक 12, 2 दूना 4, 9 नहीं जाएगा। फिर देखिए 2 3 6, 2 एकम 2 9, 3 बार में देखिए 3 एकम 3, एक आपका ऑलरेडी 3 एकम 3 यानी 3। लास्ट में देखिए 1 2 कितना 3 है भाई? ध्यान से आप देखेंगे तो मेरे दोस्त 3 ठो 2 है और 2 ठो 3 है, 2 ठो 5 है। कितना आ रहा है बताइए? 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूना 200, 200 तिया आपका 600, 600 1800, यानी 1800 आ रहा है क्या?
लेकिन मेरे दोस्त हमारा तो 1800 आ गया। बताइए आप सभी का 1800 आया। 120, 200 और 225 का एलसीएम कितना होगा? तो सर 1800 आएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। चार संख्या 5, 9 और 19, 7 और 25 में से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जा सके? तो दोस्त मेरे 5 दिया है, 5, 19, 7, 25 है ना। इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जा सके? कितना जोड़ा जाए बताइए? 4, 2, 3, 1। तो 4 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4, 5, 9, 9, 1, 20। रॉन्ग हो जाएगा। तो साथ ही हम यदि बी ऑप्शन जोड़ते हैं, देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे 7 बन जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 बन जाएगा, 7 में जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, और 25 में 2 जोड़ेंगे 27 बन जाएगा। अब देखिए अनुपातिक कैसे होगा? 7 1 कम 7, 7 3 21 यानी 1:3 इधर हो गया। 9 1 कम 9, 9 3 27 यानी 1:3 यानी 1:3 1:3 कौन सा कितना नंबर जोड़ने पर अनुपातिक बन रहा है? 5, 19, 7 और 25 में तो 2 को जोड़ने पर। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर रहेगा। तरीका सीख लीजिए मेरे दोस्त, तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47। किस राशि रुपीज पर 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा? भाई इसमें आप सभी से किस राशि में पूछा है। आप जाने किस राशि मतलब आपसे क्या पूछ दिया है? प्रिंसिपल पूछा है मेरे दोस्त। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है 240 का साधारण ब्याज। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट देखिए हमेशा प्रतिशत में, तो 8 रख दीजिए। टाइम देखिए 2 वर्ष दिया तो टाइम बटे में 2 कर दीजिए, हल कर दीजिए इसे। 8 एकम 8, 8 त्रिका 24। 8 का भाग जब हम 240 में कराएंगे तो 30 बार में। अब दोस्त मेरे 2 एकम 2 और 30, 2 का भाग 30 में कराएंगे 15। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे यानी 1500 हो जाएगा। तो 240 का साधारण ब्याज अर्जित कितना होगा? 1500 हो जाएगा। 1500 पहला ऑप्शन। तो 47 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो ऐसे सवाल हल होंगे, तरीका सीखिएगा आप लोग। किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए रीजनिंग के सवाल कुछ हल किया जाए भाई। जो सवाल पक्का श्योर आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में हैव गुड फूड को TIMA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और न्यूट्रियस फूड हेल्थी को KALUP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में फूड को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है? तो हम सभी से फूड पूछा है। सिंगल पूछ दिया तो दोनों में कॉमन चेक करते हैं। देखिए फूड इसमें भी है और फूड इसमें भी है, इसका मतलब दोनों जो कोड किया है उसमें भी कोई ना कोई नंबर हमारा जो भी अक्षर होगा कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि फूड हमें दोनों में कॉमन मिल गया। देखिए TIMA KA देखिए KA इसमें भी है और KA इसमें भी है, इसका मतलब फूड का कोड क्या होगा? KA हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ओके मेरे दोस्त, तो 48 का डी ऑप्शन KA क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? भाई साहब 800, 700, 600, 500, 400, 300 क्या ही पूछ रहा है भाई SSC CHSL पेपर। देखिए ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल किया जाए। 4 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 से संबंधित है। 5 उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 26 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 जो है वो 17 से संबंधित है। 4 जो है वो आपका 17 से संबंधित है। 5 जो है वो 26 से संबंधित। पहले इन रिलेशन को चेक कर लेते हैं। 4 का हम यदि स्क्वायर करते हैं तो साथ ही कितना आता है? 16 आता है, लेकिन यहाँ पे 17 यानी 16 में एक जोड़ दिए 17 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर हम कितना करते हैं? 25 करते हैं, 25 में एक जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा। यानी भाई उसी नंबर के स्क्वायर करके उसमें एक जोड़ दे रहा है। तो हमसे 10 का पूछा है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 100 में एक जोड़ दीजिए तो 101 हो जाएगा, यानी 10 का रिलेशन 101 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मेरे 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी।
सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और जाएगा भी भाई, क्योंकि आपका मेहनत बहुत है इस बार। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को तो आप जरूर ऑन करिए। ओके, तो एक और नया क्लास आएगी भाई, तो उसको आप जरूर जुड़िएगा उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं उस वाले क्लास में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।